नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो 8 जुलाई 1497 का दिन था। भारत से करीब 12,000 मील दूर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 मील दूर रेस्टेलो नगर में एक अलग ही तरह का नजारा था। पुर्तगाल के राजा समेत रेस्टेलो के सभी निवासी चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और जब प्रार्थना पूरी हुई तो पूरा शहर उस समुद्र तट पर उमड़ पड़ा जहां एक 28 साल का साहसी नाविक रेस्टेलो से भारत के लिए यात्रा की शुरुआत करने वाला था। उस भारत की जो अपनी समृद्धि और बेशकीमती मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और जिसे खोजने के लिए निकला इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस भटकते भटकते 1492 में अमेरिका पहुंच गया। यूरोप वासियों के लिए भारत तब तक एक पहेली बना रहा जब तक पुर्तगाली कालीकट तक पहुंच नहीं गए। दरअसल यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता ढूंढना एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने के दरमियान यूरोपियनों ने बहुत कुछ पाया। हालांकि यह भारत की खोज नहीं थी, भारत से तो वो पहले से ही परिचित थे। ये तो उस मार्ग की खोज थी जिसे उनका भविष्य बनने वाला था और इस भविष्य को संवारने के लिए ही उस 28 साल के नौजवान ने 3 महादेशों, 2 महासागरों और अरब सागर जैसे अनजान और खतरनाक समुद्रों को पार कर भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों का पता लगाने का बीड़ा उठाया। इस बात से बेपरवाह कि इन समुद्री रास्तों में उसे अनगिनत जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक छोटी मोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। उसे तो बस हिंद महासागर, अरब सागर और लाल सागर के जरिए होने वाले मसालों के व्यापार पर पुर्तगाल का आधिपत्य जमाने के तरीकों और पूरब में ईसाइयों का पता लगाने का धुन सवाल। दरअसल उस समय भारत और पूरब को लेकर यूरोप में कई तरीके की भ्रांतियां भी प्रचलित। उनमें से एक तो यह थी कि अफ्रीका में कहीं अंदर दक्षिण में एक सोने की नदी बहती है। शायद उनका इससे मतलब भारत ही था, जिसकी समृद्धि की प्रसिद्धि पहले ही व्यापारियों और घुमंतू यात्रियों के जरिए यूरोप तक पहुंच चुकी। इन्हीं भ्रांतियों में से एक भ्रांति यह भी थी कि पूरब में कहीं एक प्रेस्टर जॉन नाम का राजा रहता है जो ईसाई है और अकूत संपत्ति का मालिक है। पुर्तगालियों को भरोसा था कि यह राजा भारत का राजा हो सकता है और इसीलिए वास्को डी गामा के यात्रा के उद्देश्यों में यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता का पता लगाना और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना तो था ही, साथ में पूरब में ईसाइयों का पता लगाना भी। इस कठिन सफर के दौरान रास्ते में अज्ञात समुद्र में चलने वाली भीषण तूफानों और अनजान भूभागों में रहने वाले जंगली और आदिवासी लोगों से उसके और उसके साथियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई बार तो वे मौत के मुंह में जाते जाते बचे। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपार संघर्ष के बाद उस मुश्किल से भी पार पा गए। यात्रा के दौरान हुए असहनीय कष्ट, जानलेवा बीमारी और निरस्ता के कारण जहाज के फुटवाहक ऊब जाते थे। रास्ते में हुई अनगिनत परेशानियों और मुश्किलों से तंग आकर उस साहसी नाविक के अनेक साथी तो इतने अधीर हो गए कि बीच रास्ते में ही वे बार बार स्वदेश लौटने की जिद करने लगे। कई बार तो तंग आकर उन्होंने विद्रोह तक कर दिया, लेकिन अपने सपने को साकार करने की जिद में जहाज के उस कप्तान ने अपने साथियों के विद्रोह को बेरहमी से दबाया और अपनी यात्रा को आगे जारी रखा और तमाम मुश्किलों झंझावातों को पार करते हुए आखिरकार मई 1498 में भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंच ही गया। उस समय कालीकट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था। यह यात्रा कितनी मुश्किल रही होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वदेश लौटने से पहले ही उस जहाज पर सवार 2/3 लोगों की मौत हो चुकी। यहां तक कि जहाज पर सवार उस साहसी कप्तान के सगे भाई की मौत भी बीच रास्ते में ही हो गई और अंत में केवल 50 साथियों के साथ वह कप्तान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचा। लेकिन अपनी इस असंभव सी यात्रा से उस साहसी नाविक ने एक इतिहास रच दिया। दुनिया के लिए एक ऐसे समुद्री रास्ते को खोज निकाला जिससे दुनिया तब तक अनजान थी। इस बात का श्रेय उस साहसी नाविक को ही जाता है जिसने मानव इतिहास में पहली बार यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। उसकी इस खोज ने दुनिया के 2 महाद्वीपों को बेहद करीब ला दिया। वह साहसी नाविक और कोई नहीं था
वास्को डिगामा था। वास्तव में वास्को डिगामा की ये यात्रा जितनी ऐतिहासिक थी उतनी ही रोमांच और चुनौतियों से भरपूर थी। दरअसल वास्को डिगामा से पहले जितने भी यूरोपीय भारत आए थे वे सब के सब जमीन के रास्ते यानी थल मार्ग से आए। वास्को डिगामा पहला यूरोपीय था जो समुद्री मार्ग से भारत आया। इस तरह वास्को डिगामा दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया जिसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने में सफलता पाई। वास्को डिगामा की इस सफलता के दूरगामी परिणाम भी उसकी इस खोज ने यूरोप के अनगिनत यात्रियों, व्यापारियों और साम्राज्यवादियों को भारत आने के लिए नया रास्ता दिखा दिया, जिसने भारत समेत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोप के वर्चस्व का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। वास्को डिगामा की ऐतिहासिक यात्रा की हर चुनौती और रोमांच और उसके परिणाम की बात करेंगे हम आगे। फिलहाल यह जानते हैं कि भारत आने से पहले वास्को डिगामा की पृष्ठभूमि क्या थी और क्यों वो भारत आने के लिए तैयार हुआ और उस समय पुर्तगाल का तत्कालीन शासक मैनुअल ने वास्को डिगामा को ही क्यों चुना। वास्को डिगामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस नगर में हुआ। उसके पिता एस्तोवाओ पुर्तगाल के अल्तेजो प्रांत के राज्यपाल थे। गामा के बचपन के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन युवा अवस्था में उसने पुर्तगाल की नौसेना में जरूर काम किया था और इसलिए सामुद्रिक मामलों और जहाजों के संचालन का उसे पूरा ज्ञान था। और यही वजह थी कि जब पुर्तगाल का राजा मैनुअल यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए अपनी समुद्री बेड़े को तैयार कर रहा था तो काफी खोजबीन के बाद उसने वास्को डिगामा को उसका कैप्टन नियुक्त किया। करीब 500 साल पहले वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच एक नए मार्ग की खोज की। उसने यूरोप के लोगों को भारत के बारे में नया ज्ञान दिया। इससे यूरोप और भारत के बीच एक नए संबंध की शुरुआत हुई और इसके कारण वैश्विक जगत में संबंधों का एक नया सिलसिला चल पड़ा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वास्को डिगामा से पहले यूरोप के लोग भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। आज से करीब 2500 साल पहले हेरोडोटस, डायटोरस, स्ट्रोबो और प्लूटार्क जैसे मशहूर यूनानी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में भारत का जिक्र किया है। यूरोप के लोग भारत के वैभव से आकर्षित होकर यहाँ आते रहते थे। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर भी भारत आया था और 3री सदी ईस्वी पूर्व यूनान का निवासी मेगास्थनीज भी भारत आया और यहीं रहकर इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। ईसा की पहली सदी में रोमन साम्राज्य और भारत के दक्षिण राज्यों के बीच अच्छा व्यापार होता था। हालांकि मध्य युग में यह व्यापार कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन यूरोप के लोगों को भारत को लेकर कौतूहल हमेशा से बना हुआ था। यह जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब 13वीं-14वीं सदी में भारत आए अनेक यूरोपीय यात्रियों ने वापस लौटकर वहां के लोगों को भारत के वैभव के बारे में बताया। उन्होंने भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली बहुमूल्य धातुएं, हीरा मोती, सोना, जवाहरात, रेशमी वस्त्र, हाथी के दांत और मसालों के बारे में बताया। इन वस्तुओं की यूरोप के बाजारों में बहुत ही ज्यादा मांग है और इनके व्यापार से यूरोपियन व्यापारियों को मोटा मुनाफा होता था। भारत में पाई जाने वाली इन बेशकीमती धातुओं की बात सुनकर उसे पाने के लिए यूरोप के व्यापारी और वहां के राजा मचल उठे। वे हर कीमत पर उसे पाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन बहुमूल्य धातुओं के अलावा एक चीज और भी थी जिसने यूरोप वासियों को भारत आने के लिए लालायित कर दिया, और वह थी केरल में होने वाली काली मिर्च। जी, काली मिर्च यूरोप वासियों के भोजन को स्वादिष्ट बनाता था। हर मौसम में नमक और काली मिर्च से तैयार किए गए गोश्त को वो बेहद चाव से खाते थे। इसके चलते काली मिर्च के यूरोप के कुलीन और धनी परिवारों में काफी मांग थी और वे उसे पाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। काली मिर्च के व्यापार में व्यापारियों को भी हद से ज्यादा मुनाफा होता था। काली मिर्च के इस व्यापार में होने वाले मुनाफे ने यूरोप के व्यापारियों में एक अलग ही ललक पैदा कर दी, जिसे प्राप्त करने के लिए वे हर संभव जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे। इस काली मिर्च को पाने के लिए उन्होंने समुद्री मार्गों की यात्रा की, युद्ध लड़े, यातनाएं झेली और न जाने तरह तरह की कितनी विभीषिकाओं और परेशानियों को उठाया। दरअसल वास्को डिगामा के भारत पहुंचने से पहले भारत और अरब के व्यापारी यहाँ की काली मिर्च फारस की खाड़ी या लाल सागर के जरिए
यूरोप के व्यापारियों तक पहुंचाते थे और वहां ले जाकर काली मिर्च को और अन्य मसालों को यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे, जो इन्हें भूमध्य सागर के जरिए ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे और इस तरीके से वे जमकर मुनाफा कमाते थे। व्यापार का यह क्रम कई शताब्दियों तक बिना रोक टोक के चलता रहा। यूरोप के लोगों को तब तक यह अच्छी तरह से पता चल चुका था कि काली मिर्च कहां मिलती है, लेकिन 15वीं सदी में इस व्यापार के मार्ग में एक रुकावट आ गई, जब 15वीं सदी के मध्य में यूरोपीय राज्यों और तुर्की के बीच युद्ध छिड़ गया और 1453 में तुर्की ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। तब यह व्यापार का मार्ग एक तरह से बंद हो गया। चूंकि यह युद्ध करीब 250 सालों तक चलता रहा, इसलिए यह मार्ग लंबे समय तक अवरुद्ध रहा। चूंकि पश्चिम एशिया के प्रदेशों पर तुर्की का कब्जा हो गया और ये प्रदेश भारत और यूरोप के बीच व्यापार के माध्यम है, तुर्की ने इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद इस रास्ते से होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सदियों से यूरोप के व्यापारियों को मिलने वाली भारतीय वस्तुएं दुर्लभ हो गई। इससे पूरे यूरोप में एक तरह से हाहाकार मच गया। चोरी छिपे जो भारतीय वस्तुएं यूरोप पहुंचती भी थीं, तो उनकी कीमतें आसमान छूने वाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड के बाजारों में तो ये वस्तुएं 400 गुना ज्यादा कीमत देने पर भी नहीं मिलती थी। तब यूरोप के लोगों के मन में भारत के लिए नया मार्ग खोजने की इच्छा बेहद प्रबल हो गई और इसके बाद से इस नए मार्ग की तलाश में यूरोपीय राज्य और वहां के व्यापारी पूरी तरह से जुट गए और इस तरह इस नए मार्ग को खोजने का सिलसिला चल पड़ा, जिसके लिए वास्को डी गामा से पहले भी अनेक साहसी और उत्साही नाविकों ने प्रयास किए। लेकिन पहली सफलता तो वास्को डी गामा को ही मिलनी थी और मिली भी उसे ही। हालांकि यह सफलता इतनी आसान भी नहीं थी। अनजान समुद्र में उठने वाली तूफानी लहरों से जहाज को डूबने से बचाना, गुमनाम द्वीप के निवासियों के आक्रमण से खुद को बचाना और समुद्र की लहरों से टकराकर टूटते जहाजों का मरम्मत करते हुए आगे बढ़ना किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं था। महीनों महीनों तक समुद्र के बीच में रहना और दूर दूर तक धरती का कोई किनारा नहीं दिखना कितना भयानक और डरावना रहा होगा, इसकी तो आज बस कल्पना ही की जा सकती। और कैसे इन चुनौतियों को पार पाते हुए वास्को डी गामा और उसके साथी अपने सफर को पूरा किया, बताएंगे वास्को डी गामा की भारत निमित्त इस पहले जहाजी यात्रा की कहानी इस प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में, जिसे देखना नहीं भूलिएगा। बेहद दिलचस्प और रोमांचक कहानी है वो। अनगिनत परेशानियों को झेलते हुए वास्को डी गामा काली तक पहुंचा। तो अगले पार्ट में इस कहानी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।